कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही बेहतरीन रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखकर सिनेमा घर से बाहर निकलने के बाद कहानी या उसके क्लाइमैक्स पर बात करने के बजाय लोग इस बात पर बहस करने लगे कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी या गुरुवार को। बिल्कुल, मतलब सुनने में कितना अजीब और बेवकूफ़ी भरा लगता है ना। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इतिहास के साथ सदियों से ठीक यही सुलूक होता आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही करिए। इतिहास को बस तारीखों, राजाओं के जन्म, मरण और युद्धों के साल तक सीमित कर दिया गया है। हाँ, और आज के इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी भ्रांति को जड़ से उखाड़ना है। आज हम कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय के कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। और ये स्रोत ये साबित करते हैं कि इतिहास सिर्फ पन्नों पर दर्ज उबाऊ आंकड़े नहीं हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, सुबह की चाय पीने की आदतों और आम इंसान के पसीने से बुनी गई एक जीवंत कहानी है। राइट। तो मुझे लगता है कि इतिहास को सिर्फ तारीखों के रूप में देखना वैसा ही है जैसे किसी शानदार फिल्म को सिर्फ उसके रिलीज डेट से आंकना। असली मजा तो कहानी में है ना। एकदम सही उपमा है। और यही कारण है कि इतिहास के अध्ययन का पूरा नजरिया पलट चुका है। पहले के इतिहासकार इसी जद्दोजहद में लगे रहते थे कि किस शासक को कब ताज पहनाया गया या किस मैदान पर कौन सी तोप किस साल चली। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जो सवाल पूछे जाते हैं वे कहीं अधिक गहरे हैं। अब यह नहीं पूछा जाता कि कब क्या हुआ, बल्कि बहस इस बात पर होती है कि चीजें कैसे और क्यों बदलीं। मतलब समाज में जो बड़े बदलाव आते हैं उनकी जड़ें कहाँ थीं, ये खोजना। सही कहा। अगर हम ब्रिटिश भारत के इतिहास के शुरुआती लेखनों को देखें तो वे वॉरेन हेस्टिंग्स के पहले गवर्नर जनरल बनने से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक बस उन्हीं की नीतियों का सिलसिला लगते हैं। वहां सिर्फ बड़े अधिकारियों की नीतियों, उनकी सफलताओं का एक अंतहीन सिलसिला नजर आता है। उस इतिहास को पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो इन चंद रसूखदार लोगों के बाहर देश में कुछ हो ही नहीं रहा था। ये तो सीधे तौर पर इतिहास को एक वीआईपी लाउंज बना देने जैसा है, जहां आम आदमी की कोई एंट्री ही नहीं है। बहुत खूब कहा, वीआईपी लाउंज। मतलब जब सारा फोकस केवल सत्ता के गलियारों और वायसरायों के फैसलों पर होता है तो देश का बहुसंख्यक वर्ग जैसे किसान, मजदूर, कारीगर, वे तो पूरी तरह से गायब ही हो जाते हैं ना। बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि अब इतिहासकार इस बात की तह में जा रहे हैं कि आम लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते थे, वे खेतों में क्या पैदा कर रहे थे, उनके खाने पीने की आदतें कैसे बदल रही थीं। हाँ, और नए शहर किस तरह आकार ले रहे थे, बाजारों का फैलाव कैसे हो रहा था, समाज के भीतर नए विचार कैसे पनप रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के गहरे बदलाव किसी कैलेंडर की एक तय तारीख पर नहीं होते। राइट। लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक बदलावों पर कोई एक तारीख चिपकाना तो असंभव है। ये तो वैसा ही है जैसे ये बताने की कोशिश करना कि कोई व्यक्ति किस दिन अचानक समझदार वयस्क हो गया। एकदम सटीक बात है। किसी भी बड़े सांस्कृतिक बदलाव पर एक निश्चित तारीख चस्पा करना ऐतिहासिक रूप से गलत है। जैसे भारत में लोगों ने किसी एक विशेष दिन अचानक सुबह उठकर चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। ओह, चाय वाला उदाहरण स्रोतों में इसका बहुत ही दिलचस्प जिक्र है। हाँ, चाय का स्वाद भारतीय जबान पर चढ़ने में दशकों लगे। इसके पीछे बाजार की ताकतें थीं, व्यापारिक नीतियां थीं और एक पूरी संस्कृति का धीरे धीरे पनपना था। चाय के इस उदाहरण को ना हम स्रोतों में मौजूद 1922 के लिप्टन चाय के विज्ञापन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो विज्ञापन सिर्फ चाय की पत्तियां नहीं बेच रहा था, वो एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था। बिल्कुल। बैकग्राउंड में एक भव्य भारतीय महल दिखाई दे रहा है जो शाही ठाट बाट का प्रतीक है, और बिल्कुल सामने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे राजकुमार आर्थर, जिन्हें ड्यूक ऑफ कनॉट कहा जाता था। हाँ, वही, वे एक शानदार घोड़े पर शान से बैठे हुए दिखाई गए हैं। अब कोई भी सोच सकता है कि एक भारतीय उपभोक्ता जब इस विज्ञापन को देख रहा होगा तो उसकी दिमाग में क्या छवि बन रही होगी। यही कि दुनिया भर के शाही और रसूखदार लोग लिप्टन चाय पीते हैं। राइट। विज्ञापन बिना एक शब्द कहे ये संदेश दे रहा था, अगर उस क्लास का हिस्सा बनना है तो ये चाय पीनी होगी। ये एक पूरी जीवन शैली को भारतीय समाज के गले उतारने की सोची समझी प्रक्रिया थी। और जाहिर है इस तरह बाजार गढ़ने और स्वाद बदलने की प्रक्रिया को किसी एक दिन या साल में बांध ही नहीं सकते।
इनकी कोई एक रिलीज डेट नहीं हो सकती। तो अगर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों के सहारे नहीं समझ सकते, तो फिर इतने विशाल अतीत को अलग-अलग कालखंडों में कैसे बांटा जाए? यहीं से मुझे लगता है वो वर्गीकरण वाली समस्या शुरू होती है। बिल्कुल। समय को टुकड़ों में देखने की इस जरूरत ने एक बड़ी वैचारिक समस्या को जन्म दिया। स्रोतों में 1817 का एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। जेम्स मिल वाला। हाँ, स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक विशाल किताब लिखी। इसमें उसने भारतीय इतिहास को सीधा-सीधा 3 हिस्सों में बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मतलब एक मिनट, किसी देश के हजारों साल के जटिल इतिहास को सिर्फ शासकों के धर्म के आधार पर बांट देना, ये तो बहुत ही संकीर्ण नजरिया लगता है। और खतरनाक भी। मिल का तर्क पूरी तरह से औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित था। उसकी सोच ये थी कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे हैं। अच्छा। हाँ, उसका मानना था कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ केवल हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज था। केवल धार्मिक बैर और अंधविश्वासों का बोलबाला था। ये तो सीधे सीधे अपनी सत्ता और कब्जे को सही ठहराने का एक पीआर स्टंट है। मतलब हम तुम पर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें सभ्य बनाना चाहते हैं। बिल्कुल वही बात है। मिल ने सुझाव दे डाला कि भारत को इस अंधकार से निकालने का एकमात्र तरीका है कि अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा कर लें। लेकिन क्या इतिहास को सिर्फ ऊपर बैठे शासक के धर्म के चश्मे से देखना उस दौर में रह रहे उन लाखों करोड़ों आम लोगों के अस्तित्व को मिटाने जैसा नहीं है? 100%। और इसीलिए इतिहासकारों ने मिल के इस वर्गीकरण को पूरी तरह से खारिज किया है। मतलब जब दिल्ली के तख्त पर कोई मुस्लिम शासक बैठा था, तब भी तो लाखों हिंदू अपना जीवन जी रहे थे ना? उनके व्यापार थे, मान्यताएं थीं, क्या उनका कोई महत्व ही नहीं था? ये तो बात है। किसी भी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म से परिभाषित करना एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। ऐसा करना ये मान लेना है कि अन्य धर्मों और आम जनता का कोई वजूद ही नहीं था। और अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तब भी सभी शासकों का धर्म एक नहीं होता था। एक ही समय में अलग अलग मान्यताओं वाले राजा राज कर रहे होते थे। तो जब हम किसी कालखंड को केवल हिंदू या मुस्लिम दौर कह देते हैं, तो हम उस समाज की अपार विविधता को नकार देते हैं। बिल्कुल। अब मिल का तरीका तो दोषपूर्ण था, तो बाद में इतिहासकारों ने पश्चिमी वर्गीकरण को अपनाया। इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा गया। लेकिन क्या ये तरीका भारत के संदर्भ में सही बैठता है? क्योंकि आधुनिक काल का मतलब तो कुछ और ही होता है ना? हाँ, ये वर्गीकरण भी समस्याओं से भरा है, क्योंकि ये पश्चिम से उधार लिया गया था। यूरोप में आधुनिक काल का मतलब है विज्ञान, तर्कशीलता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता का युग। और मध्यकालीन का मतलब जहां ये सब नहीं था। लेकिन अगर आधुनिक काल का मतलब स्वतंत्रता और समानता है, तो ब्रिटिश राज के दौरान तो भारत में इन चीजों का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। भारतीयों को न समानता थी, न स्वतंत्रता। तो कोई भी इतिहासकार भारत में ब्रिटिश राज को आधुनिक काल कैसे कह सकता है? ये तो शब्दों के साथ धोखा है। और यही कारण है कि आज के कई इतिहासकार ब्रिटिश शासन के इस पूरे युग को आधुनिक कहने से साफ इनकार करते हैं। इसके बजाय वे इस कालखंड के लिए औपनिवेशिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कॉलोनियल। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं है, ये पूरी ऐतिहासिक समझ का बदलाव है। बिल्कुल। औपनिवेशीकरण तब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना राजनीतिक और आर्थिक दबदबा बना लेता है और फिर वहां के समाज, संस्कृति और लोगों की पसंद नापसंद में जबरन बदलाव लाता है। हाँ, अंग्रेजों ने यही किया। राजस्व वसूला, भारतीय बाजारों को अपने उत्पादों से भर दिया और पूरी अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्गीकरण के पीछे एक पूरी राजनीति छिपी होती है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि इतिहास में इतने अलग अलग नजरिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि एक इतिहासकार जानकारी लाता कहाँ से है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आधिकारिक ब्रिटिश दस्तावेजों से आता है। अंग्रेज दस्तावेजीकरण को लेकर कितने जुनूनी थे, ये स्रोतों से बिल्कुल साफ झलकता है। हाँ, वो तो है। हर चीज को लिख कर रखने की उनकी आदत। दस्तावेजीकरण की ये अभिलेख संस्कृति ब्रिटिश प्रशासन का सबसे मजबूत हथियार थी। उनका मानना था कि हर निर्देश, योजना और नीति का साफ साफ लिखा जाना बेहद जरूरी है। मतलब उन्होंने कागज और कलम को ही नियंत्रण का औजार बना लिया था। बिल्कुल। उन्होंने हर दफ्तर में, तहसील से लेकर सचिवालय तक रिकॉर्ड रूम बनवाए।
स्रोतों में जिक्र है कि 1920 के दशक में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स, हाँ, वो बिल्कुल वायसराय के निवास के पास बनाया गया था। ये वास्तुकला के जरिए ये संदेश देने का तरीका था कि इन फाइलों की अहमियत कितनी ज्यादा है। जानकारी ही शक्ति है और वो शक्ति वायसराय के करीब होनी चाहिए। और दस्तावेजों के अलावा उन्होंने सर्वेक्षण यानी सर्वे भी तो बहुत करवाए। हाँ, वे मानते थे कि किसी भी देश पर सही शासन करने के लिए उसे गहराई से जानना जरूरी है। पूरे देश का नक्शा तैयार किया गया, मिट्टी की गुणवत्ता जांची गई। स्रोतों में वो 1770 के दशक के शरीफे के पौधे का चित्र भी तो है। बिल्कुल, कस्टर्ड एप्पल। वो सिर्फ कला नहीं थी, वो वनस्पति विज्ञान का सर्वेक्षण था। वे जानना चाहते थे कि यहाँ से क्या उगाया जा सकता है और कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। और हर 10 साल में जनगणना भी शुरू कर दी गई। हाँ, ताकि भारत के लोगों की संख्या, जाति, धर्म का एकदम सटीक डेटा उनके पास रहे। सुनने में तो ये बहुत ही व्यवस्थित लगता है, लेकिन मुझे लगता है इन आधिकारिक रिकॉर्ड्स को पढ़ते समय सतर्क रहना चाहिए। मैं तो इनकी तुलना किसी बड़ी कंपनी की पीआर प्रेस रिलीज से करूंगी। पीआर प्रेस रिलीज, ये तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब कोई भी कंपनी अपनी प्रेस रिलीज में अपनी कमियां थोड़ी बताती है, वो वही बताती है जो मैनेजमेंट चाहता है कि दुनिया को पता चले। सरकारी रिकॉर्ड भी सिर्फ सत्ता का नजरिया दिखाते हैं। एकदम सही। और इससे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि जमीनी स्तर पर आम भारतीय वास्तव में क्या महसूस कर रहे थे। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण गृह विभाग की 1946 की रिपोर्ट में मिलता है। ओ, जब शाही नौसेना में बगावत हुई थी। हाँ, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। उस समय बॉम्बे, कराची और विशाखापट्टनम से जो रिपोर्टें आईं, उनकी भाषा देखिए। हाँ, उन रिपोर्टों की भाषा बिल्कुल ठंडी और संवेदनहीन थी। बॉम्बे की रिपोर्ट में लिखा था कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है, सेना जहाजों पर कब्जा कर लेगी। कराची से रिपोर्ट आती है कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और विशाखापट्टनम की रिपोर्ट कहती है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मतलब कहीं भी उन नौसैनिकों के दर्द, उनकी मांगों या उनके गुस्से का कोई जिक्र ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। सरकारी मशीनरी केवल बगावत को कुचलने पर बात कर रही थी। आम नौसैनिकों के क्या कारण थे, ये इन रिकॉर्ड्स में पूरी तरह नदारद था। तो अगर इतिहासकार सिर्फ इन सरकारी फाइलों के भरोसे बैठ जाएं, तो वे असली कहानी तो कभी जान ही नहीं पाएंगे। जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्हें कहाँ देखना चाहिए? यहीं पर अनौपचारिक स्रोतों की अहमियत शुरू होती है। अगर हमें जानना है कि सड़कों पर और घरों में लोग क्या महसूस कर रहे थे, तो इतिहासकारों को डायरियों, आत्मकथाओं और स्थानीय अखबारों की ओर मुड़ना पड़ता है। अनौपचारिक स्रोत कितने ताकतवर हो सकते हैं, इसका भी एक जबरदस्त उदाहरण उसी 1946 के साल से मिलता है। लेकिन इस बार जानकारी किसी सरकारी फाइल से नहीं, एक अखबार से आती है। हिंदुस्तान टाइम्स की वो रिपोर्ट। हाँ, 22 मार्च 1946 का हिंदुस्तान टाइम्स, जहां सरकारी रिकॉर्ड नौसेना विद्रोह को सिर्फ नियंत्रण के चश्मे से देख रहे थे, वहीं ये अखबार दिल्ली में हुई 2000 पुलिस वालों की हड़ताल की एक अलग ही हकीकत बयां कर रहा था। उस खबर में साफ लिखा था कि पुलिस वालों ने कम तनख्वाह और खराब खाने के विरोध में खाना खाने से इनकार कर दिया है। और एक पुलिस वाले का बयान छपा था कि उन्हें जो चपाती और दाल मिल रही है, वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। बिल्कुल, यह जमीनी हकीकत, वो भूख और अपमान जिससे गुस्सा पनपता है। ये एक बड़ा आहा मोमेंट है। हम सोचते हैं कि बड़े साम्राज्य सिर्फ युद्धों या विचारधाराओं से गिरते हैं, लेकिन असलियत में कई बार सत्ता की नींव खराब दाल रोटी जैसे बुनियादी मुद्दों से हिल जाती है। और ऐसी बातें आपको किसी भी ब्रिटिश अधिकारी की टाइप की हुई रिपोर्ट में कभी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जैसे वो 1857 के विद्रोह वाली तस्वीरें। हाँ, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरें। इनमें बागी सिपाहियों को लालची, दुष्ट और बेरहम दिखाया गया था। कैप्शन लिखे होते थे कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। इससे साफ झलकता है कि चित्रकार की सोच क्या थी और वो इतिहास को कैसे पेश करना चाहता था। बिल्कुल, चित्रकार की सोच खुद एक स्रोत बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। अखबार, डायरियां या आत्मकथाएं, ये सब किसने लिखी? जो पढ़ना लिखना जानते थे।
जो साक्षर थे? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अनौपचारिक स्रोतों तक पहुंचने के बाद भी हम आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को पीछे छोड़ रहे हैं। ओ, मतलब आदिवासियों, गरीब किसानों और मजदूरों का इतिहास तो अभी भी छुपा हुआ है। दुर्भाग्य से यही इतिहास लेखन की सबसे बड़ी चुनौती है। खदानों में काम करने वाले या सड़कों पर रहने वाले गरीबों के पास अपनी तकलीफें दर्ज करने के लिए कोई डायरी नहीं थी, और ना ही उनके इंटरव्यू अखबारों में छपे। तो उनकी कहानियों को सामने लाने के लिए इतिहासकारों को लोकगीतों, मौखिक इतिहास और बहुत ही गहराई में जाकर शोध करना पड़ता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब जिन लोगों ने अपने पसीने से असर में समाज का निर्माण किया, उन्हीं की कहानियों को ढूंढना अभिलेखागारों की धूल फांकने से भी ज्यादा मुश्किल है। एकदम सही कहा। इतिहास कोई सीधा सपाट रास्ता नहीं है। ये कई अनकही कहानियों का उलझा हुआ जाल है। जेम्स मिल जैसी एक तरफा दृष्टि से बचकर हमें सरकारी फाइलों और निजी डायरियों के बीच के अंतर को समझना होगा। यह चर्चा इस बात पे सोचने को मजबूर करती है कि इतिहास सिर्फ कल की बात नहीं है। आज जब कोई भी खबर या सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी जाती है, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे किसका नजरिया काम कर रहा है। बिल्कुल। क्या जो जानकारी परोसी जा रही है वो कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है या किसी की डायरी जैसी सच्चाई? स्रोतों पर सवाल उठाना ही इतिहास और वर्तमान को समझने की पहली सीढ़ी है। राइट। और इसी के साथ इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। जरा विचार कीजिए। हाँ, बताइए। जैसे हमने देखा कि 1946 में अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स में एक आम पुलिस वाले की भूख का कोई जिक्र नहीं था, वैसे ही आज से 200 साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के दौर का इतिहास लिख रहे होंगे, तो हमारी रोजमर्रा के जीवन की ऐसी कौन सी आम बातें होंगी जिन्हें वे पूरी तरह से गलत समझ लेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उन बातों को किसी डायरी या डिजिटल फाइल में लिखना जरूरी नहीं समझा। खैर, इसी सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे।